यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। जैसे जैसे दिन बढ़ा, आरव राठौर, बेंजामिन, सांता और शूरवीरों ने सभी खनिजों को सांता के जहाज पर लोड किया और आरव ने उसे एक विदाई उपहार के रूप में 12 चॉक स्टिक्स दिए। आरव ने 300 सोने के सिक्कों का उपयोग करके सूखे सेब के बीज, नाशपाती के बीज, तरबूज के बीज, आड़ू के बीज, अंगूर के बीज, संतरे के बीज, मिर्च के बीज, मूंगफली, चावल और बीन्स के बीज खरीदे। वह जल्दी से ल्योरे को ढूंढने गया और बीजों को कैसे बोया जाएगा, इसे ध्यान से समझाया। जो किसान बीजों को देख रहे थे, वे कुछ बीजों के बारे में जिज्ञासु थे। उन्होंने कभी तरबूज और आड़ू के फल नहीं देखे थे। वे अब ये जानने के लिए उत्सुक थे कि ये फल कैसे दिखेंगे और उनका स्वाद कैसा होगा। इसके अलावा आरव खुद भी कुछ फल खाने का इच्छुक था। 179,700 सोने के सिक्कों के साथ वसुंधरा के खजाने में और भी बढ़ोतरी हुई। आरव खुश था, लेकिन इससे एक नया मुद्दा उत्पन्न हुआ। भविष्य में सरकारी धन का जिम्मा कौन संभालेगा? अब तक तो वह और उसकी मां ही इसे संभाल सकते थे, लेकिन बाद में उसे वसुंधरा के लिए कानून, प्रक्रियाएं और उल्लंघन कोड लिखने की आवश्यकता होगी। उसके सभी विश्वासपात्र सहायक शूरवीर थे और वह अपनी मां या लूसी को भी इस काम में नहीं लगा सकता था। वित्त मंत्री वह व्यक्ति होना चाहिए जो भरोसेमंद हो और जो लालच का कोई लक्षण न दिखाता हो। चुने गए मंत्री को अच्छा शिक्षा प्राप्त होना चाहिए और उसकी सोच हमेशा वसुंधरा के सुधार पर केंद्रित होनी चाहिए। ये कठिन होगा, आरव ने सोचा। अगले दिन प्रशिक्षण आंगन में आरव ने कुछ शूरवीरों को पदोन्नत किया और उन्हें उनके विभिन्न नाइट कैप्टन्स के तहत लेफ्टिनेंट के रूप में पुरस्कार दिया। मार्क, जोश और गैरी को सेना के मेजर जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। प्रत्येक मेजर के तहत 2 कप्तान और प्रत्येक कप्तान के तहत 4 लेफ्टिनेंट थे। प्रत्येक शूरवीर को उनकी ताकत और कमजोरियों के बारे में बताया गया। साथ ही उनके फ्री टाइम में करने के लिए व्यक्तिगत वर्कआउट रूटीन भी सुझाए गए। जो शूरवीर पदोन्नत नहीं हुए, उन्होंने उन शूरवीरों से नफरत या ईर्ष्या नहीं की जो पदोन्नत हुए थे। वे जानते थे कि उन कप्तान और लेफ्टिनेंट्स ने वह रैंक प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की थी। बेरी जैक्स, टेरी, बिली वेन, जोसेफ फिगर और 2 अन्य को उनके विभिन्न मेजर जनरल के तहत कप्तान के रूप में पदोन्नत किया गया। प्रशिक्षण सत्र समाप्त होने के बाद आरव ने टिम को निचले क्षेत्र में दिखाया और बाईं ओर के खेतों और खदानों का दौरा कराया। टिम ने दोनों खदानें देखीं और वह पूरी तरह से चौंक गया। एक में लोहे की खान थी, जबकि दूसरे में मोलिब्डेनाइट। गुफाओं में अन्य खनिजों का टिम को कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन आरव के लिए ये बहुत दुर्लभ खनिज थे। टिम, मैं तुम्हें 350 पुरुषों के जिम में लगाऊंगा जो संपत्ति पर काम करेंगे। संपत्ति में मौजूद 19 इमारतों में से एक को खनिजों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक खनिज प्रकार को अलग अलग कक्षों में रखा जाएगा। कोई समस्या नहीं है, आपका उच्चतम सम्मान। टिम ने सिर झुकाया। संपत्ति में दूसरी इमारत का उपयोग कांच उत्पादन के लिए किया जाएगा। इसके लिए हमें समुद्र से बहुत सारा रेत इकट्ठा करना होगा। कांच? टिम चौंक गया। एक को ये जानना होगा कि इस युग में कांच केवल बिजली के बादल से दुर्घटनावश उत्पन्न होता था, इसलिए ये बहुत दुर्लभ और मूल्यवान था। टिम ने पहले बारोन के महल में हरे और नीले रंग के कांच को देखा था। इस युग में कभी कभी जब आकाश में बिजली गिरती तो कांच की ट्यूब बन जाती थी। बिजली के एक झटके से रेत पिघलकर अन्य पदार्थों के साथ मिल जाती, जो बाद में कांच में कठोर हो जाती। इसलिए लोग मानते थे कि केवल देवता ही कांच बना सकते थे। पृथ्वी पर कांच का निर्माण 15वीं सदी के अंत में पहली बार इंसानों द्वारा किया गया था। इसके पहले लोग सिर्फ बिजली के लिए इंतजार करते थे। स्पष्ट रूप से आरव को 10वीं सदी का इंतजार नहीं करना था, ताकि कांच का निर्माण 15वीं या 16वीं सदी में शुरू हो सके। उसे जल्द से जल्द प्रयोगशाला टेस्ट ट्यूब की आवश्यकता थी, ताकि वह बारूद बना सके। उसे खनिजों से विभिन्न यौगिकों को अलग करने की आवश्यकता थी और भविष्य में प्रभावी उत्पाद बनाने के लिए उन्हें सटीक रूप से मिलाना था। उसे अपनी मिशन को जल्द से जल्द पूरा करना था, साथ ही वसुंधरा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। वो दुश्मनों के प्रति अपनी कमजोरी की भावना से नफरत करता था।
कोई भी बड़ी सेना इकट्ठा कर सकता था और उसे मार सकता था। जब से वो विस्प विष से ठीक हुआ था, उसे यह महसूस हुआ कि कोई या कुछ उसे सख्त तरीके से मार डालना चाहता है। वह अपने पिता को इस योजना से बाहर करता है, क्योंकि हालांकि उसके पिता उससे नफरत करते हैं, वह उसे मारने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उसके पिता उस प्रकार के व्यक्ति थे जो एक कमजोर दुश्मन को मारने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह काम उसके भाई बहनों में से कोई करेगा। सभी के दिल काले और निर्दयी थे, यह कोई न कोई उन्हीं में से होना चाहिए था। उसे तोपों को जल्दी से बनाना था ताकि वसुंधरा की रक्षा की जा सके, अपनी माँ लूसी, अपनी सेना और अपनी खुद की भी। जब टिम ने आरव को सुना तो वह सोचने लगा, क्या आरव वास्तव में किसी देवता का पुनर्जन्म है? वैसे भी वह कांच बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए खुश था। यह इतिहास बनने वाला था। चिंता मत करो टिम, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह कैसे किया जाता है। आरव मुस्कुराया और कहा। टिम ने अपनी उत्तेजित दिल को शांत किया और आदर के साथ अपने उच्चतम सम्मान के साथ उसे देखा। तीसरी इमारत का उपयोग युद्ध तोपों के निर्माण में किया जाएगा। मैं तुम्हें तोपें बनाना भी सिखाऊंगा। चौथी इमारत का उपयोग निर्माण उपकरणों जैसे पिकैक्स, निर्माण रेल कारों और अन्य खनन उपकरणों के उत्पादन में किया जाएगा। बाकी 16 इमारतों को फिलहाल खाली रखा जाएगा। जल्द ही उनमें अन्य चीजें बनाई जाएंगी। आरव ने जारी रखा। आपके उच्चतम सम्मान, आप कितनी जल्दी शुरू करना चाहते हैं? जल्दी से जल्दी। इन 350 पुरुषों में से 100 लोग खनिजों को निकालने पर काम करेंगे, 100 लोग कांच के उत्पादन पर, 100 लोग तोपों के निर्माण पर और 50 लोग निर्माण उपकरणों पर काम करेंगे। चिंता मत करो, महीने के अंत तक वसुंधरा को नए श्रमिक मिलेंगे, तब तक तुम्हारे पास उत्पादन लाइन में और लोग होंगे। टिम ने सिर झुका लिया और ध्यान से सुना। तुम संपत्ति में सभी विभागों के पर्यवेक्षक होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपने 6 सहायक को प्रत्येक क्षेत्र और विभाग के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करो, आरव ने कहा। कांच बनाने के विभाग में 2 क्षेत्र होंगे, समुद्र से रेत निकालना और कांच बनाना। वैसे ही खनिज निकालने में भी 2 क्षेत्र होंगे, पहले खदान से खनिज और दूसरे खदान से खनिज, आरव ने जारी रखा। आरव ने बाद में टिम को सभी कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों और पर्यवेक्षकों के लिए वेतन बताया। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि टिम को सभी श्रमिकों के लिए रसोई घर और सुरक्षा गार्ड मिलेंगे। चूंकि पेंट कंपनी ने सभी खनन पिकैक्स का इस्तेमाल कर लिया था, आरव ने टिम को पर्याप्त पैसा दिया ताकि वह अगले शहर में जाए और 1000 और पिकैक्स खरीद सके, ताकि कारोना से आने वाले गुलामों के लिए तैयार हो सके। टिम ने अगले दिन पड़ोसी शहर जाने और सप्ताह के अंत से पहले लौटने की सहमति दी, इसलिए आरव को अब अपना मिशन कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। गुलामों के बारे में बात करते हुए, आरव को उन्हें आने पर तुरंत आवास प्रदान करना था। केंद्रीय क्षेत्रों में अधिकांश घरों का ध्यान मुख्य दरवाजे से दूर रखा गया था, ताकि शत्रु हमलों से बचा जा सके। आरव ने सोचा कि वह उन खाली स्थानों का उपयोग करके उनके लिए मड की झोपड़ियां बना सकता है। इसके लिए उसे कुछ और श्रमिकों को एकत्रित करना और उन्हें वेतन देना होगा। अगले दिन चूंकि आरव अभी अपना मिशन तब तक शुरू नहीं कर सकता था जब तक टिम लौट न आए, उसने तय किया कि वह आज अपनी स्कूल योजना की शुरुआत करेगा। बड़े लोग कभी भी कक्षा में आ सकते थे, क्योंकि कुछ लोग सुबह की शिफ्ट में काम करते थे तो कुछ दोपहर में। आरव ने सभी से, विशेष रूप से खान में काम करने वालों से कहा कि वे रात 9 बजे के बाद कोई भी कार्य न करें। दीपक और मोमबत्तियों के सहारे खनन करना अभी भी बहुत खतरनाक था, लेकिन बच्चों को सिर्फ सुबह की क्लास में ही आना था। प्रशिक्षण के बाद उसने योद्धाओं को आदेश दिया कि वे नगर के मध्य क्षेत्र के चौक में सभी ग्रामीणों को इकट्ठा करें। इसमें खनिक, किसान, वैद्य और मछुआरे सभी शामिल थे। जब सब लोग जमा हो गए तो आरव मंच पर चढ़ा और बोलना शुरू किया। वसुंधरा के नागरिकों, पिछले 1.5 महीने में हमने इस धरती पर इतिहास रचा है। खेतों ने अनाज देना शुरू किया है, लोग स्वस्थ हैं और नगर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप में से कई लोग आज अपने परिवारों को भोजन दे पा रहे हैं। ये सब आपकी मेहनत का फल है। लोगों के चेहरों पर गर्व और संतोष की झलक थी। जैसा कि आप जानते हैं, वसुंधरा अब धरती साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। वहां के सम्राट ने हमें कूड़ा समझकर फेंक दिया था, लेकिन क्या हमें उनकी जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हम अपना साम्राज्य खुद बनाएंगे, ऐसा कि वे पछताएंगे। उनकी आंखों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। वर्षों तक वे राजा बर्न से मदद की आस लगाए बैठे थे, लेकिन उन्हें भूख और मौत के हवाले कर दिया गया। उन्होंने सोचा कि हम भूख से मर जाएंगे, लेकिन क्या हमने उन्हें गलत साबित नहीं किया?
मेरा सपना है कि वसुंधरा को धरती पर स्वर्ग बना दूं, जहां हर व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़े। मैं वादा करता हूं कि हम एक पवित्र भूमि बनाएंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ, लोगों ने जोर से चिल्लाया। अच्छा, भविष्य में मैं आप सभी के लिए और भी नौकरियां लाऊंगा ताकि आप सब समृद्ध हो सकें। लेकिन इसके लिए मुझे अपने लोगों को शिक्षित करना होगा। मैं आपको शिक्षा दूंगा ताकि कोई भी आपको अज्ञानी न समझे। आप कल के नेता होंगे। जनता की आंखों में आंसू थे। उनके बच्चों को अब पढ़ाई मिलेगी। उन्होंने ठान लिया था कि वे अब पूरे मन से पढ़ाई करेंगे और वसुंधरा को आरव के साथ मिलकर महान बनाएंगे। आरव ने पढ़ाई का पूरा ढांचा समझाया। फिर लक्ष्मण सेनापति और तीनों मेजर जनरलों मार्क, जोश और गैरी को आदेश दिया कि वे नाम दर्ज करें। लक्ष्मण ने बच्चों की सूची बनाई, जबकि गैरी ने सुबह की क्लास, जोश ने दोपहर की क्लास और मार्क ने देर दोपहर की क्लास के लिए बड़ों का पंजीकरण किया। फिर उसने बताया कि करुणा साम्राज्य से आने वाले गुलामों और शरणार्थियों के लिए घर बनाए जाएंगे, जिसके लिए 100 स्वयंसेवकों की आवश्यकता थी। उन्हें भोजन, सुरक्षा और वेतन का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा उसने 350 लोगों को तोप निर्माण परियोजना के लिए तैयार किया, जो अगले सोमवार से शुरू होगी। टिम शुक्रवार को लौटने वाला था। ग्लास बनाने के काम में ज्यादातर महिलाओं को लगाया गया। आरव ने तय किया कि औरतों को खदानों में पत्थर ढोने का कार्य नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह उनके शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता था। लेकिन वे रेत को बोरी में भर सकती थीं और तोप ढालने जैसे कार्यों में भी हिस्सा ले सकती थीं। इस युग में औरतों को सिलाई कढ़ाई, रसोई या खेती जैसे सीमित कार्य ही करने को मिलते थे। लेकिन अब वे वैज्ञानिक, वैद्य और निर्माण कार्यों में भी भाग ले सकती थीं। सबसे खास बात यह थी कि उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन मिलेगा। आरव ने अपनी मां किम, लूसी, ग्रेस और मोमो को पिछले महीने गणित पढ़ाया था। लूसी और किम ने ग्रेस और मोमो को अक्षर और गिनती सिखाई। आरव को लगता था कि ग्रेस बेहद होशियार है और आगे चलकर वह गणित की शिक्षिका बन सकती है। इसके बाद आरव रसायन विभाग गया और वहां से भारी मात्रा में चौक उठाकर ऊपर के क्षेत्र के कक्षों में पहुंचाया। हर छात्र को सत्र के आरंभ में 24 चौक, 2 डिब्बे और 2 स्लेट बोर्ड मुफ्त में दिए जाएंगे। अगर किसी का सामान खत्म या गुम हो जाए, तो वे स्कूल की दुकान या बाजार से नया सामान खरीद सकेंगे। रात के खाने के बाद आरव राठौर ने निर्णय लिया कि अब वह फिर से उन पुस्तकों पर काम करेगा, जो उसके पिछले जीवन में एक अभियंता के रूप में मिले अनुभव और सिस्टम से प्राप्त ज्ञान पर आधारित थीं। जब से उसने खेती से जुड़ा मिशन पूरा किया था, वह प्रतिदिन खेती, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और गणित जैसे विषयों पर लेखन कर रहा था। वह प्रतिदिन 3 घंटे सिस्टम के समय कक्ष में बिताता था, जो वास्तविकता में 15 दिनों के बराबर थे। इसके साथ ही वह एकाग्रता वर्धक गोली भी लेता था। एक गोली से उसे 1 घंटे तक अत्यधिक गति से ध्यान केंद्रित करके लिखने की क्षमता मिलती थी। एक बार गोली लेने के बाद उसने पाया कि केवल 2 घंटों, जो समय कक्ष में 10 दिन के बराबर थे, में उसने 5 पुस्तकें लिख डालीं। आरव इस परिणाम से अत्यंत प्रसन्न था। अब तक वह 32 प्रतियां, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, 25 प्रतियां, कृषि का परिचय, 39 प्रतियां, प्रारंभिक गणित और 3000 छात्रों के लिए समय सारणी की प्रतियां तैयार कर चुका था। आज सुबह की पढ़ाई के बाद उसने फिर से प्रतियां बनाने का कार्य शुरू किया। उसका लक्ष्य था शुक्रवार तक प्रारंभिक रसायन विज्ञान की 60 प्रतियां, कृषि का परिचय की 50 प्रतियां और प्रारंभिक गणित की 60 प्रतियां तैयार करना। जैसे ही सारी प्रतियां पूरी हो जाती, वह उन्हें वसुंधरा की सभी शिक्षण संस्थाओं और औद्योगिक विभागों में बांट देता। इसी के साथ उसने वसुंधरा के नियम कानूनों और सैनिकों के लिए सैन्य अनुशासन को भी दोबारा से लिखने और व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। कभी धरती साम्राज्य का हिस्सा रही वसुंधरा अब बिना किसी स्पष्ट नियम के चल रही थी। जब से साम्राज्य ने इसे त्यागा था, तब के पुराने रईसों ने यहाँ खुलकर मनमानी की थी। वे तो बस गुंडे ही थे, आरव ने सोचा। और यूं ही आरव का सप्ताह बड़ी तेजी से बीत गया। वह अपने दिन इस प्रकार बिताता: लेखन, शिक्षण, खेती में सहायता, मिट्टी के मकानों का निर्माण, मछली पकड़ना, प्रशिक्षण देना और विभिन्न निर्माण विभागों के लिए विशाल भट्टियां बनाना। कभी कभी वह खदानों और रसायन प्रयोगशाला का भी दौरा करता था, ये देखने के लिए कि वहां सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। शुक्रवार तक उसने अपने सारे लक्ष्य पूरे कर लिए थे। अपने पास मौजूद पुस्तकों में से उसने 30 प्रारंभिक रसायन विज्ञान, 30 प्रारंभिक गणित,
30 कृषि का परिचय और 2000 समय सारणी की प्रतियां स्कूल के भंडारण कक्ष में सुरक्षित रखीं। वसुंधरा में हर छात्र को शुरू में 2 समय सारणी की पर्चियां मुफ्त दी जाती थीं। परंतु अगर छात्र उन्हें खो देता तो उसे केंद्रीय क्षेत्र के किसी स्थानीय दुकान या स्कूल से उन्हें खरीदना पड़ता। 2 पर्चियों की कीमत केवल एक तांबे का सिक्का थी। बाकी बची हुई प्रतियां उसने वसुंधरा के सभी उद्योगों के निरीक्षकों और पर्यवेक्षकों में बांट दी। उसी शुक्रवार को टिम लौटा, एक बड़े बैलगाड़ी में भरकर कुल्हाड़ियों और कुदालों के साथ। इन्हें श्रमिकों के लिए एक औजार भंडार गृह में व्यवस्थित किया गया। आरव ने सोचा कि एक औपचारिक लॉकर रूम बनाना अब आवश्यक हो गया है, जहां सभी लोग अपने उपकरण सुरक्षित रख सकें। ये कार्य विभाग 4 के अंतर्गत आएगा, जब वह काम शुरू करेगा। निर्माण उद्योग को उसने 10 प्रारंभिक रसायन विज्ञान, 10 प्रारंभिक गणित और 300 समय सारणी की प्रतियां दी। चूंकि सभी निरीक्षक पहले से पढ़ना लिखना और गणित जानते थे, चाहे वह रसायन शास्त्री हो या टिम के लोग, इसलिए हर निरीक्षक को एक प्रति दी गई और उन्हें निर्देश दिया गया कि वे इन पुस्तकों को गहराई से पढ़ें और समझें। भविष्य में भले ही ये विषय स्कूलों में पढ़ाए जाते रहें, पर यदि कोई कर्मचारी कार्यस्थल पर किसी प्रक्रिया को न समझे तो निरीक्षक को ही उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। धरती पर निरीक्षक इस बात को भली भांति समझते थे कि किन प्रक्रियाओं में तापमान कम क्यों रखा जाता है, दाब अधिक क्यों होता है, क्या खतरे हो सकते हैं, इत्यादि। अभियांत्रिकी एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। कई यौगिक और रसायन केवल विशेष तापमान और दाब में ही सुरक्षित होते हैं। जरा सी चूक में टंकी फट सकती है और जानलेवा विस्फोट हो सकता है। इसीलिए आरव चाहता था कि उसके निरीक्षक पूरी जानकारी से लैस हों और अपने अधीन काम करने वालों का सही मार्गदर्शन करें। रसायन विभाग को भी उसने 10 प्रारंभिक रसायन विज्ञान, 10 प्रारंभिक गणित और 300 समय सारणी की प्रतियां सौंपीं। खाद्य उद्योग को उसने 4 रसायन, 8 खेती, 4 गणित की प्रतियां और 300 समय सारणी की प्रतियां दी। खाद्य उद्योग में गणित और रसायन की पुस्तकें देने का कारण ये था कि बहुत जल्द वसुंधरा अपने टमाटर, टूना और अन्य खाद्य सामग्री को डिब्बाबंद करने लगेगा। मसालों और संरक्षक पदार्थों का निर्माण भी किया जाएगा। इन सब के लिए रसायन और गणित दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। रात हुई तो आरव अपने बिस्तर पर कूदा और तुरंत ही आंखें मूंद लीं। झर्द आखिरकार नन्हा राजा चैन की नींद में सो गया। और यूं ही समय बीता और सोमवार आ गया। चलो अब कांच बनाते हैं, आरव ने सोचा। बारूद बनाना एक बेहद नाजुक काम था। इसे बनाने के लिए चाहिए होता है शोरा, सॉल्टपीटर, लकड़ी का कोयला और शुद्ध गंधक सल्फर। जितना शुद्ध गंधक होगा, बारूद उतनी ही ज्यादा ताकतवर होगी। शोरा और कोयला तो उपलब्ध था, परंतु शुद्ध गंधक का मिलना एक अलग ही चुनौती थी। खानों में एक विशेष पत्थर पाया जाता था, पाइराइट, जिसे आम भाषा में मूर्खों का सोना कहते थे। ये तब बनता है जब गंधक और लोहा समय के साथ प्राकृतिक रूप से जुड़ जाते हैं। इसमें लगभग 53% गंधक होता है। यदि आरव सीधे इन्हीं पत्थरों को शोरा और कोयले के साथ मिलाता, तो जो बारूद बनती वह कमजोर होती, बेकार। उसे चाहिए था कम से कम 97% शुद्ध गंधक, तभी विस्फोटक क्षमता बेहतर होगी। एक पुराना तरीका था मिट्टी के बर्तनों का, जिससे गंधक निकाला जाता था। लेकिन वह तरीका न तो सुरक्षित था और न ही बड़े स्तर पर प्रयोग योग्य। उस प्रक्रिया के दौरान नामक जहरीली और जहरीली गैस निकलती थी। मिट्टी के बर्तनों के जरिए इस गैस का सही ढंग से निष्कासन नहीं हो सकता था और इससे मजदूरों की जान खतरे में पड़ जाती। इसलिए आरव ने सोचा कि वह लोहे और कांच से बना एक विशेष यंत्र तैयार करेगा, जो गैस को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल सके और एक साथ सैकड़ों पत्थरों को प्रोसेस कर सके। जब कुछ बनाना ही है तो औद्योगिक पैमाने पर बनाओ, 5-6 पत्थर क्यों, जब 300 डाल सकते हो। और वैसे भी जब उसने 100 से अधिक मजदूर काम पर रखे हैं, तो उन्हें क्यों सीमित काम दिया जाए। उसे बड़े पैमाने पर शुद्ध गंधक की आवश्यकता थी। या तो बड़ा सोचो या घर जाओ, आरव ने मुस्कराते हुए सोचा। उसने यंत्र को मैन्युअली नियंत्रित करने लायक ही रखा, लेकिन जैसे ही बिजली आएगी, हा, तब मैं इसमें तापमान सेंसर, दाब सेंसर और ना जाने क्या क्या जोड़ दूंगा, फिर एक पूरा नियंत्रण कक्ष तैयार करूंगा। भविष्य कितना उज्जवल है। एक खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र बनाऊंगा। ओह, मुझे टूथपेस्ट की बहुत याद आती है। नहीं, पहले एक पेंट फैक्ट्री शुरू करता हूं। और ऐसे ही वह अपनी कल्पनाओं में डूब गया। उसे जरा भी भनक नहीं थी कि अंधकार में कुछ शक्तियां चुपचाप उसकी ओर बढ़ रही थीं, अपने मौके की तलाश में।
रिवरडेल नगरी। तो तुम कह रहे हो कि तुमने खुद टिम को हजारों कुदालों से भरी गाड़ी के साथ जाते हुए देखा, और उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि उसे उनकी जरूरत क्यों थी? शहर अधिपति शैनन ने ठंडी और डरावनी आवाज में पूछा। जी हाँ, शहर अधिपति। हमने देखा था उसे। जमीन पर घुटनों के बल बैठे युवकों में से एक ने डरते हुए कहा। हमें नहीं पता उसे उनकी जरूरत क्यों पड़ी, प्रभु। दूसरे ने कांपते हुए कहा। शैनन लुर्प ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और ध्यानपूर्वक उनके हाव भाव देखे। धरिम धरिम धरिम, उसकी उंगलियां मेज पर ताल देती रहीं। लगता नहीं कि ये झूठ बोल रहे हैं, उसने उन्हें देखते हुए सोचा। चारों बेचारे युवक उसके बर्फ जैसे ठंडे दृष्टिकोण के नीचे कांप रहे थे। किसी की भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। सभी जानते थे कि उनका शहर अधिपति एक अत्याचारी है, जब चाहे किसी को भी मौत के घाट उतार देता है। उनकी नज़र में इस पागल को गुस्सा दिलाना समझदारी नहीं थी। उन्हें बस यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि शहर अधिपति उनसे इतना नाराज हो गया। उनमें से 3 तो साधारण लोहार थे और चौथा एक सामान्य व्यापारी। उन्हें तो टिम को भी ठीक से जानने का मौका नहीं मिला था। फिर उनके साथ ऐसा सलूक क्यों? क्या टिम कोई अपराधी है? क्या वो साम्राज्य में वांछित है? क्या हमसे गलती से किसी भगोड़े को सामान बेच दिया गया? क्या इसी वजह से हम यहाँ हैं? उनके मन में शंकाएं उठने लगीं। तुम सब जा सकते हो, और इस बातचीत को गोपनीय रखना। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं कि अगर ये बात बाहर गई तो क्या करूंगा, है ना? प्रभु, मैं अपने प्राणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि इस बात का जिक्र किसी और से कभी नहीं करूंगा। एक ने जवाब दिया। मैं भी कसम खाता हूं, प्रभु, बाकी तीनों ने तुरंत कहा। जाओ, शैनन लुर्प गरजा। वे कांपते हुए खड़े हुए और जितनी तेजी से हो सकता था, वहां से निकल गए। उनके मन में बस यही था कि वे जैसे नर्क से बच निकले हों। उन्होंने तय कर लिया कि अगर टिम फिर कभी दिखा, तो उससे जितनी दूरी रख सकें, रखेंगे। उनके जाते ही, अंधेरे से एक आदमी बाहर निकला और शैनन लुर्प के पास बैठ गया। उसे सब पता चल गया है, उस आदमी ने कहा। ये व्यक्ति था बैरन रोजर्स, जो पहले वसुंधरा में रहा करता था, उससे पहले कि आरब राठौड़ वहां का स्वामी बना। राजा बर्न ने उसे वसुंधरा से 4 नगर दूर भेज दिया था, एक समृद्ध शहर प्रिस्डॉन में। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि वसुंधरा से भी ज्यादा बुरा हाल उसका प्रिस्डॉन में होगा। प्रिस्डॉन एक मध्यम आकार का नगर था, जहां 15 से अधिक बैरन और एक शक्तिशाली शहर अधिपति था, जो सभी कुलीनों के धन का नियंत्रण और वितरण करता था। जो धन उसे राजधानी से बैरन के रूप में मिलता था, उसका हिस्सा शहर अधिपति जबरन काट लेता था। और ये समस्या सिर्फ उसी की नहीं थी। शहर अधिपति ने सभी बैरनों से मांग रखी थी कि वे हर महीने अपनी आय का 10% उसे दें। पर बैरन रोजर्स को पैसों की जरूरत अधिक थी, और वह यह अन्याय नहीं सह सकता था। उसने जब अपना हिस्सा वापस मांगा, तो अधिपति ने उसे एक नज़र देखना भी जरूरी नहीं समझा। कितना घमंडी है ये, उसने मन में सोचा। अधिपति ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी मूर्ख बालक को देख रहा हो जो अपने हित को नहीं समझता। बैरन रोजर्स क्रोध से लगभग फट पड़ा। आखिर उसे अपने सैनिकों और घर की जिम्मेदारियों के लिए पैसे चाहिए थे। वसुंधरा में रहते हुए, जमीन भले बंजर थी, लेकिन खनिज बेचकर उसे जो धन मिलता था, वह यहाँ की मासिक आमदनी से 4 गुना ज्यादा था। सबसे बुरा तब हुआ जब अधिपति से उसकी बहस हुई और सभी अन्य बैरनों ने उससे दूरी बना ली। कुछ बैरन तो उसे परेशान करने लगे, कुछ ने तो उसके सैनिकों को ही खरीदने की कोशिश की, ज्यादा वेतन का लालच देकर। कैसे सह सकता था वह यह अपमान, न एक पुरुष के रूप में और न ही एक बैरन के तौर पर। वसुंधरा में लंबे समय बिताकर वह भूल ही गया था कि ताकत और पद वाले लोग कितने नीच और क्रूर हो सकते हैं। उसकी पत्नी और बच्चे, जो पहले वसुंधरा में नौकरों और आम लोगों को पीटते रहते थे, अब स्वयं अपमान और तिरस्कार का सामना कर रहे थे। उसके बेटे को प्रिस्डॉन के योद्धा प्रशिक्षण केंद्र में लगातार सताया जा रहा था, और उसकी पत्नी का मजाक उड़ाया जाता क्योंकि उसके पास फैशनेबल वस्त्र नहीं थे। वह स्वयं को एक असफल पुरुष महसूस करने लगा। इसलिए उसे तुरंत धन चाहिए था, ताकि प्रिस्डॉन में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। जब उसने वसुंधरा की खानों को याद किया, तो उसके मन में आरब राठौड़ की मृत्यु की योजना बनने लगी। उसके लिए, भले ही वसुंधरा के सारे नागरिक मर जाएं, लेकिन अगर आरब मरता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस पैसा चाहिए। वो अपने सैनिकों को अचानक वसुंधरा नहीं भेज सकता था,
क्योंकि तब राजा बर्न और प्रिस्डॉन के अधिपति को शक हो जाता। इसीलिए उसने शहर अधिपति शैनन से सौदा किया। रिवरडेल वसुंधरा से काफी निकट था और शैनन को इस व्यापार में लाभ दिखा। ये दोनों जानते थे कि अगर राजा बर्न को खानों की जानकारी मिल गई तो सारा लाभ वह स्वयं ले लेगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि आरव को चुपचाप रास्ते से हटाया जाए, बिना किसी शोर के। चाहे उसे खानों की जानकारी हो या न हो, हम उसे मार डालेंगे। हत्या ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम संदेह से बचे रह सकते हैं। शैनन ने कहा, मैं सहमत हूं, लेकिन अगर हमें ये करना है तो साम्राज्य के टॉप 5 हत्यारों में से किसी एक को बुलाना होगा। डम्बो द बुचर शायद सबसे सही विकल्प होगा, बैरन रोजर्स ने कहा। बुरा सुझाव नहीं है, वैसे भी वह इस क्षेत्र में सबसे नजदीक है। अगर हम अभी पत्र भेज दें तो वह 1.5 महीने में पहुंच सकता है। तो तब तक हम क्या करें? बैरन रोजर्स ने बेचैनी से पूछा। इंतजार। अभी राजधानी में बवाल मचा है। अगर हमने ध्यान खींचा तो राजपरिवार के अन्य राजकुमार हमें ढूंढने लगेंगे। इंतजार ही एकमात्र उपाय है, शैनन ने शराब का घूंट लेते हुए कहा। बैरन रोजर्स को शैनन की बात उचित लगी। राजपरिवार में सत्ता की लड़ाई अब एक खुला रहस्य था। सभी कुलीनों को अधिकार था कि वे किसी भी राजकुमार का पक्ष लें। लेकिन अगर उनका चुना हुआ राजकुमार हार गया तो उनका भविष्य भी अंधकार में हो जाता। तुम्हें क्या लगता है, सिंहासन की लड़ाई कौन जीतेगा? बैरन रोजर्स ने पूछा। शैनन लुर्प अपनी कुर्सी पर झुक गया और छत की ओर देखने लगा। वह गहरे विचार में डूबा दिखाई दिया। राजा बर्न का शाही परिवार, श्वेतकांता नगरी, व्हाइटवुड सिटी। आरव राठौड़ अपने महल की बालकनी में खड़ा था जब उसने देखा कि उसके छोटे भाई कॉना और जेम्स अपने रथों से नीचे उतर रहे हैं। तो ये आखिरकार आ ही गए, उसने मन में सोचा। जारियस, राजकुमारी जनेत्री कहाँ है? मेरे स्वामी, वो फिलहाल महल के बगीचे में हैं। उन्हें मेरे प्रिय भाइयों के आगमन की सूचना दो, आरव ने कहा। दरअसल 3 दिन पहले उसकी छोटी बहन जनेत्री भी उसके महल में आई थी। उसने कहा था कि वो उसे याद कर रही थी और कुछ समय उसके साथ बिताना चाहती थी। लेकिन जब वो आई तो आरव ने उसकी आंखों में निराशा और असंतोष की हल्की झलक देखी थी। उसे अच्छे से पता था कि हत्या का प्रयास विफल हो चुका था और यही कारण था कि जनेत्री नाराज थी। 1 महीना पहले जब उसके भाइयों ने आरव को मरवाने का फैसला किया था तो जनेत्री बहुत खुश हुई थी और इस बात की पुष्टि करना भी जरूरी नहीं समझी कि कोशिश सफल होगी या नहीं। आखिर उन्होंने गोल्डन कमल नाम के हत्यारों को चुना था जिनकी सफलता दर 98% थी। इसके बजाय जनेत्री ने आरव को एक पत्र लिखा कि वो उसे मिलने आ रही है। सोच उसकी सीधी थी। अगर वह जीवित मिला तो कहेगी कि वह उसे बहुत याद कर रही थी, और अगर वह मर चुका होगा तो फिर। उसने पत्र भिजवाने के 2 दिन बाद ही रथ में बैठकर श्वेतकांता नगरी के लिए प्रस्थान कर दिया था। मन ही मन आरव की मौत सुनिश्चित मानकर वह पहले से ही शोक अभिनय की रिहर्सल कर रही थी। भाई आरव, तुम क्यों चले गए? सिसकियां। काश मैं तुम्हारी जगह मर जाती। नहीं, मैं ये नहीं सह सकती। मुझे भी अपने साथ ले चलो भाई आरव। रोते हुए अभिनय। उसे लगता था कि लोग उसे रोकेंगे, सांत्वना देंगे और कहेंगे कि उसे लंबी उम्र जीनी चाहिए। जून की राजधानी से श्वेतकांता तक का सफर 1 महीने का था। उसने सोच लिया था कि वो कॉना और जेम्स से पहले पहुंच जाएगी। यह उसके लिए सही भी था, उसे अपने पिता को गिराने का सपना था और इसके लिए उसे ज्यादा सैनिक और धन चाहिए था। उसकी योजना थी कि वह पहले पहुंचे और अपने सैनिकों को दासों के रूप में छिपाकर राजधानी में अपने क्षेत्र में गुप्त रूप से ले जाए। हालांकि उसके पिता की जासूसी प्रणाली कड़ी थी, फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि वो उनसे छिपा सकती है। तारांकन तारांकन मूर्ख लड़की। वो बचपन से सपना देखती थी कि एक दिन वो धरती साम्राज्य की पहली महारानी बनेगी। क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूँ? क्या मैं योग्य नहीं हूँ? यही सोचती रहती। उसका प्लान था कि जब सभी भाई एक दूसरे को मार डालेंगे तब वह अंत में बचे भाई की हत्या कर देगी। इसलिए उसने बाकी भाइयों से संपर्क नहीं किया, उसे डर था कि कहीं योजना लीक न हो जाए। उसे नहीं पता था कि बाकी भाइयों ने भी जानबूझकर उससे संपर्क नहीं किया क्योंकि वे भी नहीं चाहते थे कि किसी को उनके षड्यंत्र का पता चले। यदि राजा बर्न को पता चल जाता कि उन्होंने युवराज की हत्या करवाने की कोशिश की थी तो वह उनके धन और सेना का आधा हिस्सा छीन लेता। अब कल्पना कीजिए कि जब वह श्वेतकांता पहुंची और देखा कि आरव उसे स्वयं स्वागत करने आया है तो उसके चेहरे के भाव कैसे बदल गए होंगे।
कितने दिन उसने उस नकली रोने के अभिनय की तैयारी की थी। 10 वह तुरंत बहन बनकर उससे लिपट गई और उसकी कुशलता पूछने लगी। आरव ने उसे बताया कि किसी ने उसकी हत्या करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं जानता कि ये किसने किया। जैसे ही उसने ये सुना, जनेत्री की आंखें चमक उठीं और उसने मुस्कुरा दिया। तो इसे अभी तक कुछ पता नहीं, उसने मन में सोचा। 3 दिनों में जनेत्री ने खूब जानकारी इकट्ठा की थी। हत्यारे ने आरव के पकड़ में आने से पहले ही खुद को मार लिया था और केवल एक भाग निकला था। जब उसने सब जगह से यह जानकारी जुटाई, दासों से, नगरवासियों से, तो वह आश्वस्त हो गई कि आरव को वाकई कुछ नहीं पता। अब आरव नीचे उतरा और अपने प्रिय भाइयों का स्वागत करने पहुंचा। जैसे ही आरव सामने आया, दोनों भाई कॉना और जेम्स हंसते हुए आगे बढ़े। कोई और देखता तो सोचता ये भाई एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं। आरव भी मुस्कुराया और उन्हें गले लगाया। मेरे छोटे भाइयों, श्वेतकांता में स्वागत है। कैसे हो तुम लोग? साल में सिर्फ एक बार चिट्ठी भेजते हो अपने बड़े भाई को। क्या मुझे याद नहीं करते? आरव ने नाटकीय लहजे में कहा। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि हमें अपने इलाकों का ध्यान रखना होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम आपको नहीं चाहते? कॉना ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। भैया, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप अपने क्षेत्र को कैसे संभालते हैं। मेरा तो बुरा हाल है। दौड़ते दौड़ते पागल हो जाता हूँ। हम तो आपको बहुत याद करते हैं, पर जिम्मेदारी बहुत है, जेम्स ने भी उसे गले लगाते हुए कहा। तीनों भाई हंसी मजाक करते हुए महल के अंदर गए। लेकिन जैसे ही कॉना और जेम्स ने देखा कि जनेत्री वहां मौजूद है, उनके चेहरे पर हल्की चिंता छा गई। क्या उसी ने आरव को हत्या की जानकारी दे दी थी, उन्होंने सोचा। लेकिन फिर जल्दी ही उन्होंने वह विचार छोड़ दिया, जब उन्हें पता चला कि वह 3 दिन पहले ही पहुंची थी। सबके अपने अपने कमरों में ठहरने के बाद, आरव अपने मुख्य सेनापति जारियस के साथ अपने कार्यालय में गया। वह अपनी पुस्तकालय की ओर बढ़ा और जारियस ने किताबों की अलमारी को एक ओर सरका दिया। रूम, एक सीढ़ी प्रकट हुई, जो एक गुप्त तहखाने की ओर जाती थी। जारियस ने मशाल जलाए और दोनों नीचे उतर गए। नीचे, दीवारों पर यातना यंत्र लटक रहे थे और सामने 3 कक्ष थे। 2 कक्षों में 2 लोगों को जंजीरों से बांधा गया था, जबकि तीसरे में एक आदमी को जैसे कोई राजा रखा गया हो। आरव सीधे उस तीसरे कक्ष की ओर गया। पुराने मित्र, श्वेतकांता में तुम्हारा प्रवास कैसा रहा? वो आदमी मुस्कुराया और आरव की ओर देखा। एक काला, बेहद खूबसूरती से तराशा गया सोफा था जिस पर एक व्यक्ति आराम से लेटा हुआ था। उसके सामने लकड़ी के सुंदर कटोरों में रखे अनेक पकवान और फलों की कतार थी, और पास ही में एक शराब का जग रखा हुआ था ताकि वह अपनी प्यास बुझा सके। वह व्यक्ति भी ईशान वर्मा के ही बराबर उम्र का था। उसके बाल गहरे सुर्ख लाल थे, मोटी और घनी भौहें थीं, और आंखें हल्की हरी, कुछ कुछ किसी बिल्ले की तरह। इस कैद में बंद व्यक्ति का नाम था स्लीथरिन चौधरी। वह धरती साम्राज्य के सर्वोच्च गुप्तचर अधिकारियों में से एक था। जो भी जानकारी चाहिए हो, वह स्लीथरिन ला सकता था, और उसकी दी गई सूचनाएं लगभग 97% तक सटीक होती थीं। चूंकि उसके भाई बहन अब महल में मौजूद थे, ईशान नहीं चाहता था कि स्लीथरिन से उसका रिश्ता किसी भी तरह उजागर हो जाए। हालांकि उसके भाई स्लीथरिन को पहचान नहीं सकते थे, फिर भी अनावश्यक जोखिम से बचना बुद्धिमानी थी। 1 वर्ष पहले, ईशान को अपने पिता के बारे में चौंका देने वाली सूचना मिली थी। सच कहें तो, वह अपने पिता को हमेशा से एक घमंडी सुअर समझता था। उसे पता चला कि लूसी और आरव राठौड़ के अलावा, उसके पिता का एक और नाजायज बेटा भी था और वह ईशान से भी 1 साल बड़ा था। उसे भूतिया युवराज कहा जाता था। उसकी उपस्थिति एक रहस्य थी। जो भी उसे ढूंढने जाता, वह या तो गायब हो जाता या मारा जाता। वह हमेशा अपने अंगूठे में एक विशाल चांदी की अंगूठी पहनता था और एक धातु की चांदी जैसी नकाब से चेहरा ढक के रखता था। ये सिर्फ एक संयोग था कि स्लीथरिन को उसके बारे में जानकारी मिल पाए। स्लीथरिन उस समय गंजिया शहर से गुजर रहा था, जब वह एक गुप्त मिशन पर था। वहीं, उसने नकाबपोश को पहली बार देखा। 5 महीने की तहकीकात के बाद भी जब कुछ खास नहीं मिला, तब स्लीथरिन ने उस व्यक्ति के एक नीच पदस्थ सैनिक को पकड़कर यातनाएं दी। उस सैनिक को बहुत कुछ पता नहीं था, लेकिन जितना था, वह भी चौंकाने वाला था। ये व्यक्ति पिछले 4 वर्षों से अपनी सेना तैयार कर रहा था। उसकी छावनी का कोई नहीं जानता।
उसके सैनिक अलग अलग शहरों में भेजे जाते थे और वहां के जमींदारों व नगर प्रमुखों के अधीन काम करके वहीं घुल मिल जाते थे, यानी कि वे दोहरी भूमिका निभा रहे थे। राजा, नगर प्रमुख या जमींदार किसी को भी इस रहस्य की भनक तक नहीं थी। स्लीथरिन की नज़र में ये भूतिया युवराज अत्यंत खतरनाक था। जितने भी लोग उसके बारे में जानकारी जुटाने गए, सब मारे गए। ये आदमी सचमुच भूत जैसा ही है, स्लीथरिन ने सोचा। ईशान को जब से यह सूचना मिली, तब से वह अपने पिता को मारने और जल्द से जल्द सिंहासन हासिल करने की योजना बना रहा था। राजपरिवार के बाकी छोटे मोटे सदस्य उसे चिंता नहीं देते थे, लेकिन ये भूतिया युवराज, यह एक कठिन दीवार था। ईशान नहीं जानता था कि वह भूतिया युवराज क्या योजना बना रहा है, और न ही वह जानना चाहता था। उसे लग रहा था कि उसके पिता को जल्द से जल्द मरना होगा, इससे पहले कि और कोई नाजायज संतान सिंहासन के लिए खड़ी हो जाए। क्या तुमने उसके ठिकाने का पता लगाया? ईशान ने पूछा। अब तक नहीं। मुझे लगता है कि उसे आभास हो गया है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अगली कार्रवाई शायद किसी जाल में फंसाने की योजना हो सकती है। बहुत जोखिम भरा है, स्लीथरिन ने उत्तर दिया। सही कह रहे हो। कुछ समय के लिए शांत रहो, फिर दोबारा शुरू करना। जैसा आप कहें, युवराज। ओह हाँ, राजधानी में उथल पुथल चल रही है। बाएं मंत्री ने कई कुलीनों को मिलाकर आरव राठौड़ को युवराज घोषित करने के लिए समर्थन जुटाया है। इसका मतलब है कि अब वह अपने सामर्थ्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। और दाएं मंत्री, हमारे जासूसों के अनुसार, उन्हें हाल ही में रिश्वत देकर लक्ष्मण सेनापति के पक्ष में कर लिया गया है। हालांकि आप ही आधिकारिक युवराज हैं, लेकिन राजधानी में आपके दोनों भाई आपसे अधिक लोकप्रिय हैं। स्लीथरिन ने कहा, सेब का टुकड़ा खाते हुए। ये तो स्वाभाविक है। आखिर मेरी अनुपस्थिति का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। सुनने में आया है कि लक्ष्मण और आरव ने गरीबों को काफी धन बांटा है, जिससे उन्हें आम जनता का समर्थन मिल सके। हा, कितनी बेहूदगी है ये। आखिर में राजा कौन बनेगा इसका निर्णय तो अब भी मेरे पिता ही करेंगे। ईशान बोला। सच है। मेरे अनुसार आपका असली मुकाबला उस भूतिया युवराज से है। वो आदमी असली चुनौती है। यहाँ तक कि आपके पिता को भी उसके अस्तित्व की खबर नहीं है। मुझे पता है, और इसी वजह से मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत इकट्ठा करनी होगी। और आपके बाकी भाई बहन और उनके षड्यंत्र, उनकी चिंता क्यों करूं? बहुत जल्द सब मारे जाएंगे। और आपके नाजायज भाई आरव राठौड़, क्या मैं उनके बारे में पता करूं? नहीं, वो समय और तुम्हारी प्रतिभा की बर्बादी होगी। क्या एक मरता हुआ आदमी कुछ कर सकता है? और वैसे भी वसुंधरा यहाँ से 3 महीने की दूरी पर है। स्लीथरिन ने उसकी बात पर सिर हिलाया। आखिर वह स्वयं उस जहर देने की योजना में शामिल था। उसने आरव को उसकी 15वीं सालगिरह पर जहर दिया था, और बाद में उसे 2 दिनों तक नजर रखी थी। आरव का चेहरा नीला पड़ चुका था, और उसे गाड़ी में चढ़ाने तक के लिए सैनिकों की मदद लेनी पड़ी थी। जिसने भी देखा, समझ गया कि आरव अब एक मृत व्यक्ति है। उस जहर की कोई दवा नहीं थी, केवल मृत्यु। मुझे तुम्हारी जरूरत यहाँ है। मुझे चाहिए कि तुम लक्ष्मण, आरव और जैनेट पर नजर रखो। उनके हर कदम की खबर चाहिए, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या योजना है। आरव की चिंता मत करो। बहुत जल्द उसकी भूमि भी मेरी होगी। वो तो सबसे छोटा खतरा है। कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने आदमी उनके इलाकों तक तैनात कर दूंगा, गुप्त रूप से। और उस भूतिया युवराज की बात किसी को मत बताना, न मेरे पिता को, न किसी और को। उसका अस्तित्व एक रहस्य ही बना रहना चाहिए। अगर कोई पूछे, तो कोई भी कहानी बना लेना। पर ये मत बताना कि वह राजा का बेटा है। जैसा आप कहें, युवराज। अच्छा, जल्द ही मैं उसका भी अंत कर दूंगा। और तब मैं देखना चाहता हूं कि ये मेरा भाई कितना शक्तिशाली निकलेगा। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।